नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो आपके सी टेट में जो 9 जनवरी का पेपर होगा, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी बचे चैप्टर बचे हैं, उनको हम अगले मैराथन में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम एकदम सब चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको समझ आ जाए। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आखिर होता क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। इसे हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आपको पता होगा, मान के चलते एक्स और वाई है, ठीक है, जिनमें से हमने क्या कहा, जो अंतिम वाला अंक है, मतलब अंतिम वाला अंक क्या है, इसमें से आपका y है। y को हमने क्या मान लिया? y को हमने क्या कहा? इकाई अंक है। और y के बगल में जो x है, उसे हमने क्या कहा? आपका दहाई अंक कहा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब समझ लीजिए, दहाई का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका 60, 3, 63 किन से मिलकर बना है? 63 जो है, अगर हम इसकी बात करें, 63 जो है 60 व 3 से मिलकर बना हुआ है। 60 और 3 मतलब 63, इस तरह से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से इकाई अंक कौन है, 63 में इकाई अंक कौन हो जाएगा? लास्ट वाला अंक कौन है आपका? 3 है, तो 3 आपका इकाई अंक होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से दहाई अंक कौन है, तो दहाई अंक आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इकाई अंक। दाई ओर का पहला अंक होता है, जो आपका इकाई अंक होता है, वो दाई अंक का जो है पहला अंक होगा। जैसे कि आपके समक्ष दिया है 102 दिया है, तो जो आपका इकाई अंक है वो दाई ओर का पहला अंक होगा। पहला अंक कहने का मतलब है दाई ओर इस तरफ चढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो दाई ओर का पहला अंक क्या है? 2 है, तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इकाई अंक होगा, ठीक है। अगर बात करें हम 575 में इकाई अंक कौन है, तो हम दाई ओर चलेंगे, तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा, तो 5 ही इसमें क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए आपके इकाई अंक, ठीक है। अब बात करते हैं हम दहाई अंक। दहाई अंक आखिर है क्या? ठीक है, देखे तो है, लेकिन इसको और अच्छे से समझ लीजिए। दहाई अंक, जैसे कि आपके सामने दिया है 789, ये दिया है। अब आपको बताना है कि दहाई अंक क्या होगा। दहाई अंक दाई ओर के आने वाला दूसरा अंक होगा। दाई ओर से आने वाला जो दूसरा अंक होता है, वो आपका क्या होता है? दहाई का अंक होता है, ठीक है। ये दाई ओर का दूसरा अंक, पहला अंक तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपका इकाई अंक होगा, और दूसरा अंक क्या हो जाएगा? आपका दहाई अंक होगा। दहाई अंक अगर आपसे पूछा है, तो दहाई अंक इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? यहाँ से 9 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार से आपके सामने समक्ष है 957 में आपको दहाई अंक बताना है, तो दाई ओर का जो दूसरा अंक होता है, वो आपका क्या होता है? दहाई अंक होता है। तो पहला अंक तो इसमें से ये 7 जो है आपका इकाई अंक हो जाएगा। 7 जो है पहला अंक क्या रहता है? इसमें इकाई अंक रहता है। लेकिन जो दूसरा अंक रहेगा, दूसरा अंक कौन है? इसमें से 5 है, तो 5 जो है आपका क्या हो जाएगा? दहाई अंक हो जाएगा, तो 5 आपका दहाई अंक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इकाई और दहाई अंक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो हो गए आपके इकाई अंक और दहाई अंक। अब चलिए बात करते हैं हम स्थानीय मान। स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। अब आपको स्थानीय मान कैसे निकालना है, ये सीख लीजिए। 275 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान तरीका है आपको स्थानीय मान निकालने का। 275 आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें से आपको किसका स्थानीय मान निकालना है? 7 के स्थानीय मान निकाल, तो 7 को ज्यों का त्यों लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखना ये है 7 के बाद में कितना संख्या, तो 7 के बाद में आप बोलिएगा केवल एक संख्या है। कितना संख्या है जी? 7 के बाद में 5 जो है केवल एक संख्या है। तो क्या करेंगे? 7 के बाद में हम 1 जीरो लगा देंगे। 7 के बाद में क्या लगा कर देंगे? 1 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार फिर 275 में 7 का जो स्थानीय मान है, वो कितना निकल कर आ गया है? 70 निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए इसके एक और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि आपके सामने 7, 8, 9। अब 789 में आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है। किनका निकालना है? 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो हमने क्या बताया था आपको? जिस संख्या का आपको स्थानीय मान निकालना है, उन संख्या को सबसे पहले नीचे लिख लीजिए। 7 को पहले लिख लेंगे नीचे में। अब देखना ये है 7 के बाद में कितनी संख्या और है? 7 के बाद में एक संख्या और 2 संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि 7 के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 2 संख्या है ना, तो क्या करेंगे? 2 संख्या है तो हम 7 के बगल में 2 जीरो लगा लेंगे।
एक जीरो और दो जीरो, तो 7 के बगल में 2 जीरो लगा दिए तो 7 का यहाँ पर स्थानीय मान कितना निकल कर आ गया, 700 निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्थानीय मान। अब चलिए बात करते हैं जाति मान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जाति मान को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। किसी संख्या में, ठीक है, जैसे कि आपके सामने 5 दिया है तो किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान वह स्वयं संख्या होता है। अगर आपसे 5 पूछा है तो 5 ही होगा, अगर आपसे 0 पूछा है तो 0 होगा, चाहे वह संख्या कहीं पर भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। समझिएगा, दो दोस्त हैं, राम और श्याम हैं। ठीक है, तो हम उनको देखकर पहचानेंगे कि ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका 275 है, 275 में 2 का जाति मान क्या होगा ये बताना है। तो 275 लिख लेते हैं पहले, 275। तो हमें 275 में 2 कहीं पर भी हो इससे मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ पहचानना है कि ये किसको, ये क्या है, आपका 2 है। ठीक है, ये क्या है, आपका 2 है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका स्थानीय मान, जाति मान हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो संख्या आपसे पूछा गया है वही आपका स्थानीय जाति मान होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा 789 में 8 का जाति मान बताना है तो 8 को हमें कैसे पहचानते हैं, ये 8 है ऐसा करके पहचानते हैं, उनको देखकर पहचानते हैं। फेस वैल्यू है, जिस प्रकार से हमने राम और श्याम को उदाहरण लिया तो राम को देखकर, ये चेहरा देखकर पहचाने कि ये राम है, श्याम का चेहरा देखकर पहचाने कि ये श्याम है। तो उसी प्रकार से देख के पहचानेंगे कि 8 ऐसे दिखता है तो 8 इसका क्या हो जाएगा, आपका जाति मान हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो संख्या आपसे पूछा गया है वही संख्या आपका जाति मान होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम जाति मान निकाल सकते हैं। अब चलिए और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5697 697 में 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 का आपको स्थानीय मान निकालना है तथा जाति मान में अंतर, आपको अंतर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5697 में आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, 6 को जैसा का वैसा लिख लें, 6 को लिख लीजिए वैसा। अब देखना ये है 6 के बगल में कितने संख्या है, 2 संख्या है, एक 9 है, एक आपका 7 है, तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो और 2 जीरो। तो इस प्रकार से 5697 में 6 का जो स्थानीय मान है वो कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा था अभी, जाति मान में अंतर। तो किसका जाति मान, 6 का ही जाति मान। 6 को हम कैसे पहचाने कि 6 है, तो 6 का मतलब जो संख्या पूछा गया है वही आपका क्या होता है, जाति मान होता है। तो क्या है, 6 ही 6 इसका जाति मान हो जाएगा। अब इनके बीच अंतर बोला गया, अंतर यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेंगे, माइनस कर दीजिए। जब 600 में हम 600 में 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 594 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर 594 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 5697 में 6 का स्थानीय मान तथा जाति मान का योग करना है आपको। अभी हमने क्या किया था, अगर हम 5697 में 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, स्थानीय मान 600 है क्योंकि 6 के बगल में कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो लग गए। अब 6 का जाति मान पूछा है तो जाति मान लिख लेंगे, 6 ही होगा। अब योग बोला है तो योग 600 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 606 आ जाएगा। 606 आ गया तो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहता एग्जाम में कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो अंतर निकालेंगे तो माइनस करेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि इन दोनों का योग करना है तो क्या करेंगे, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रमुख बिंदु की। प्रमुख बिंदु आखिर क्या का प्रमुख बिंदु है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहेंगे ये जान लीजिए। गिनती वाली जो संख्या रहती है, ध्यान दीजिएगा, गिनती वाली जो संख्या रहती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी संख्या रहती है यानी कि अनंत तक संख्या रहती है गिनती वाली संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो आपका प्राकृतिक संख्या है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहेंगे। प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को और मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। पहले प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता, लेकिन अगर हमने जीरो और मिला दिया तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जीरो से स्टार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आपका पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक किसे कहते हैं यानी कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ऐसा और ऐसा, 1 2 3। ये गिनती वाली संख्या को हमने क्या कहा,
अप्राकृतिक संख्या कहा। अगर गिनती वाले समूह में हमने क्या कर दिया, जीरो और मिला दिया, जीरो और जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन जाता है, वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, जो आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के समूह में हमें प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्या को और मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो आपका पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि आपका पूर्ण संख्या क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे, जैसे कि -1 -2 -3, ये क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक दोनों संख्या होगी इसमें पूर्णांक में, यानी कि इंटीजर्स में होंगे। अब चलिए बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वे संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है। जिस प्रकार से देखिए, आपका 17 है, 17 का जो भाग है केवल एक से जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है, 17 बार में चला जाएगा। अगर हम 17 को 17 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो प्राइम नंबर वे संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है। ठीक है, इनको अन्य संख्या से और विभाजित नहीं किया जा सकता, वे आपके प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 2 है, 2 जो है एक से विभाजित होगा और स्वयं यानी कि 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से 7 है, 7 जो है केवल एक से विभाजित होगा और अपने स्वयं 7 से विभाजित होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 17 है, 17 जो है आपका 17 से विभाजित होगा यानी कि स्वयं से और एक से विभाजित होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, आपका 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, तो 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 1 से 100 तक में प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 25। 1 से 100 तक गिनती में प्राइम नंबर जो है कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गए आपके अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या बची होती है वे आपके भाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका 4 है, 4 जो है, 4 को हम अगर 1 से भाग करेंगे तो 1 पे चला जाएगा, 4 को हम 2 से भाग करेंगे 2 पे भी चला जाएगा, 4 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता था, वह संख्या जो है स्वयं से कटता था और 1 से कटता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो 4 है वो 1 से भी कट जा रहा है, 4 जो है 2 से भी कट जा रहा है, 4 जो है 4 से भी कट जा रहा है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके भाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी बच जितने भी संख्या होंगे वे आपके भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे आपके परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब देखिए 3/4 जो है आपका परिमेय संख्या है, 2/3 जो है परिमेय संख्या, 8/7 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम P बराबर 5 रखते हैं और Q बराबर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर मान रखिए, तो 5/0 रखेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 है, 4 जो है क्या है, परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है, उसे हम बदल सकते हैं। परिमेय संख्या 4 है, अगर हम 4 को 1 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 4 ही आएगा। तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, Q। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 भी क्या हो जाएगा, 4 को हम किस में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या कहने का मतलब ये है, 0 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1 यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 0 आपका यहाँ पर P हो जाएगा और 1 आपका यहाँ पर Q होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर Q बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0 आपका परिमेय संख्या है। अगर 0 को 1 से भाग करेंगे तभी आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 0 आप क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे आपके अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले वे आपके अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, √5 है, यहाँ पर √25 है, ये है। अब बताना आपको है कि √25 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या।
तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इनका गुणनखंड कीजिएगा। कितने बार में जाएगा, 5 गुना 5, 5 पंचे 25 होता है, ठीक है, 25 लिख लेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 5 की पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 5 जो है कितने बार, 2 बार है, तो 5 की पावर 2 करेंगे तभी आपका आंसर 25 ही आएगा। अब आपको पता होगा जो आपका करनी है, करनी का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो कोष्टक कर लेंगे और 1/2 लिख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, क्या बचा अंदर में, 5 बचा, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 √25 जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है भाई, आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 7, जो संख्या जो है करनी से बाहर नहीं निकलता है भाई आपके अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर 25 जो है, इनमें से 5 जो है करनी पूरी तरह से बाहर आ गया, इसमें 6 भी है जो है पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, तो ये जो है आपके अपरिमेय संख्या नहीं होंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। लेकिन जो आपका √7 है, √2 है, √8 है, √8 कहने का मतलब 8 देखिए, 8 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, तो 2 सिर्फ इसमें बाहर आएगा, 2 अंदर में 2 रह जाएगा, ठीक है, 2 बाहर में और 2 अंदर में रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पाई भी होता है, ध्यान दीजिएगा, पाई भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक है आपका आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, छोटे संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना ही आपका क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। यानी कि छोटे संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाने की प्रक्रिया जो है आपकी आरोही क्रम कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 12, 27, 70, 102, ये आपकी क्या कहलाएगी, आरोही क्रम कहलाएगी। अब बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि आपका 90, 80, 50, 20 या 1। देखिए बड़े संख्या से हम छोटे संख्या की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आरोही क्रम कहलाएगा। लेकिन अगर हम बड़े संख्या से छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम संख्या पद्धति में इकाई अंक किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, इकाई अंक किस प्रकार से निकालते हैं। क्या होता है इकाई अंक, हमने देखा ही इकाई अंक क्या होता है, दाईं ओर का जो पहला अंक होता है वो आपका इकाई अंक होता है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, देख लीजिए, संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो आपका इकाई अंक होता है। 1, 2, 3, 4, 5 में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। 5 जो है अंतिम है, जिस कारण से इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझना है, जैसे कि एक क्लासरूम है, यहाँ मान के चलिए एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, यहाँ पर 3 का 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 3 का जोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ब्रांच है जिसमें 3 लोग बैठे, इसमें भी एक ब्रांच है जिसमें 3 लोग बैठे, इसमें एक ब्रांच है 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला व्यक्ति है और ये वाला व्यक्ति है और ये वाला लास्ट व्यक्ति, तीनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है। इस वाले व्यक्ति को ना इन दोनों से मतलब कोई रखना है, इस वाला व्यक्ति को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इस वाले व्यक्ति को इन दोनों से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ किनसे मतलब, इनको, इस दोस्त को पहले वाले को दूसरे वाले से और दूसरे वाले को तीसरे वाले से मतलब है, बाकी इनको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका इकाई अंक भी है। कैसे, जैसे कि इसका सिर्फ इससे मतलब रखना है, इसको इसके से, इसको इसके से, इसके आगे कोई भी रहे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें इकाई अंक में सिर्फ किनसे मतलब रखना है, सिर्फ हमें अंतिम अंक से मतलब रखना है, हमें उसके आगे जो भी संख्या लिखी है उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये वाले क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाएगी, इकाई अंक आप आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पर जाएगा, प्रॉब्लम आपको यहाँ पर घात वाले क्वेश्चन पर जाएगा। इतना बड़ा बड़ा घात, यहाँ पर देखिए घात, यहाँ पर घात, यहाँ पर घात। अब इतने बड़े घात को आप करते बैठेगा तो बहुत ही समय चला जाएगा, ठीक है। तो हम आपको इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, आप बहुत ही जल्द ही इसका इकाई अंक निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका इकाई अंक के लिए, ये 27 गुना 28 गुना 29 गुना 26 में इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो 27 में इकाई अंक अंतिम अंक क्या है, 7 है। 28 में अंतिम अंक 8 है। 29 में अंतिम अंक 9 है और 26 में अंतिम अंक 6 है, ठीक है।
जब हम 7 को 6 के साथ 7 को 8 के साथ गुना करेंगे तो 7 8 56 आता है, और जब हम 9 को 6 के साथ गुना करते हैं तो 9 छक्का 36 आता है। तो 56 में अंतिम अंक क्या है आपका 6 है, और 36 में अंतिम अंक क्या है 6 है। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना 36 आता है। अब 36 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, अंतिम अंक क्या है 36 में अंतिम अंक आपका 6 है, तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा इसमें इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1672 प्लस 678 प्लस 673 प्लस 682 में इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, 672 में इकाई अंक आपका 2 है, 678 में इकाई अंक 8 है, 673 में इकाई अंक 3 है, और 682 में इकाई अंक 2 है। इनको आपस में जोड़ने पर 15 आपका आंसर आता है। ठीक है, अब 15 में अंतिम अंक क्या है आपका 5 है, तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है आपका 872 गुना 534 गुना 357 गुना 999 में इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, तो 872 में जो आपका इकाई अंक है 2 है, 534 में इकाई अंक 4 है, 357 में इकाई अंक 5 है, और 999 में इकाई अंक 9 है। ठीक है, जब 2 को 4 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 8 आता है, 7 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 7 या 63 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब 8 को हमें क्या करना है, 8 को 63 के साथ गुना मतलब 3 के साथ गुना करेंगे तो 8 या 24, क्योंकि इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक 3 है। 8 को 3 के साथ गुना करेंगे 24 आएगा। अब 24 में इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब हम देखते हैं घात वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा IMP है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का कोई भी संख्या हो आपके सामने, दुनिया का कोई भी संख्या जो कि घात के रूप में होगा, उससे हमें किससे भाग कर देना, केवल 4 से भाग कर देना है। आपके सामने कितने भी सब बड़ी संख्या हो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा, उसको सिर्फ क्या करना है आपको, घात में जो भी संख्या रहेगा उसको हमें 4 से भाग कर देना है, 4 से भाग कर देना है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जो आपका शेष आएगा वही उसका क्या हो जाएगा घात होएगा। ठीक है, जो आपका भाग करेंगे 4 से, जब जो ही उसका शेष आएगा वही उनका घात बन जाएगा उस संख्या का। जैसे कि हमने यदि शेष 1 आता है तो उस मतलब संख्या का घात 1 हो जाएगा। अगर हमने किसी संख्या को भाग किया, यदि शेष पर उसका 2 बचता है तो उस संख्या का जो पावर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने किसी संख्या का भाग किया तो 3 आता है, उसका शेष बचा, तो संख्या का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमने किसी संख्या का भाग किया, अगर उसका जो शेषफल है अगर 0 आ जाता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप, उस स्थिति में 4 ही उसका क्या हो जाएगा घात हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर किसी स्थिति में क्या आता है कि संख्या को हमने भाग किया तो आपका भाग करने पर उसका शेषफल अगर 0 आता है, 0 आएगा तो 4 ही उस संख्या क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका ये 989 का पावर 155 गुना 656 का पावर 119 गुना 988 का पावर 188 पे इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आपको किनसे मतलब रखना है, सिर्फ यहाँ पर सभी किससे मतलब रखना है। सबसे पहले स्टेप में आपको इनके पावर से मतलब है 167 से 119 से 118 से। जब हम 4 से 167 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। जब 119 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। जब हम 118 में 4 का भाग करेंगे तो शेषफल हमें 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए 989 में इकाई अंक कितना है 9 है। इकाई अंक कितना भाई 9 है, यहाँ पर 9 लिख लेंगे 9 है। आपका 656 में इकाई अंक कितना 6 है, और 688 में आपका इकाई अंक कितना है 8 है। ठीक है, शेषफल कितना कितना आया उनको लिख लीजिए। ये 3 आया है तो 3 की पावर लिख लेंगे। ये कितना आया है, ये भी 3 आया है। ये आपका 8 जो है 2 आया है। ठीक है, इतना तक आया है। अब इनको विस्तार में करते हैं। अब 9 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 9 9 81 गुना 9। ठीक है, 6 को 6 के साथ गुना करेंगे 6 6 का 36 गुना 6। 8 को 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 8 64 ये आता है। अब 81 में 9 गुणा करेंगे, कहने का मतलब है आपका 81 में इकाई अंक कौन है 1 है, तो 1 को 9 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 9 आएगा। ठीक है, 9 आ गया। उसी प्रकार से 36 में 6 का गुना करेंगे तो 6 6 का 36, क्योंकि 36 में इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 को 6 के साथ गुना करेंगे 36, तो 36 में आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके पास 4 है। ये जब 9 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का 54 गुना 4 ये बचा है। अब
54 में इकाई अंक क्या है जी आपका 4 है। 4 को 4 के साथ गुना कर दीजिए, 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। अब 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका इकाई अंक कितना निकल कर 6 आ जाएगा। देखिए हमने बहुत आसानी से इनके इकाई अंक को निकाल लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एक और, जिससे कि आपको, चलिए दोस्तों इनके और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। क्लियरिटी नहीं रे, चलिए दोस्तों इनके और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए, स्पष्ट हो जाए आपको। ठीक है, 1211 का पावर कितना है 1032 है। 8876 का पावर 1523 है। 9835 का जो पावर है वो 5768 में आपको क्या बताना है इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो क्या करना है पहले स्टेप में आपको इनके किनसे मतलब रहेगा, आपको घात से मतलब रहेगा। घात से भाग करेंगे, जब 1032 को हमें 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 0 आता है। 1523 में 4 का भाग करेंगे तो आपका शेषफल 3 आता है। 5668 में 4 का भाग करने पर आपका शेषफल कितना आता है 0 आता है। ठीक है, आपको जब भी 0 आए वहाँ पर उसका पावर क्या हो जाएगा, उस संख्या का जो पावर है वो संख्या का पावर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर, इसमें 1211 में इसका इकाई अंक क्या है जी आपका 1 है। 8876 में इकाई अंक क्या है आपका 6 है। 9835 में इकाई अंक क्या है 5 है। ठीक है, इसका शेषफल कितना 0 आया है। तो 0 जब भी आएगा शेषफल तब 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 4 किए हमने, फिर गुना 6 की पावर 3, क्योंकि इसका शेषफल 3 आया है तो इसकी पावर 3 कर लेंगे। उसी प्रकार से आपका 5 है, 5 की पावर कितना आया है 4, क्योंकि यहाँ पर भी शेष आया है तो शेष की जगह पर क्या करेंगे हम, शेषफल शून्य आया है जिस कारण से हम इसकी पावर पर 4 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अब 6 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 6 का 36, तो 36 में 6 जो आपका इकाई अंक है, फिर 6 को 6 के साथ गुना करेंगे 6 6 का 36, तो 36 में 6, तो लास्ट टाइम क्या प्राप्त हो गया आपको 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 5 है, 5 को 4 पर गुणा करेंगे 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25, तो उसका इकाई क्या हो जाएगा 5 5 आ जाएगा। 5 को 5 के साथ गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5 पंचे 25, तो 25 में इकाई क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 को लिख लेंगे हम यहाँ 5 को। ठीक है, 5 को 6 के साथ गुना कर दीजिए, 5 6 का 30, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तब इनको 30 ये आ गया। अब 30 में आपको बताना इकाई अंक क्या होगा, 30 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है निम्न का 0 है, तो 0 इस क्वेश्चन का इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 895 की पावर 233 गुना 7532 का पावर 144 गुना 78137 का पावर 49 में इकाई अंक आपको बताना है। जब हमें किनसे मतलब, इनके घात से मतलब रहता है, घात से। तो 233 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 233 में 4 का भाग करेंगे तो शेषफल आपको 1 प्राप्त होगा। 7532 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। जब हम 49 में 4 का भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 805 में इकाई अंक क्या है 5 है। 7532 में इकाई अंक 2 है और इसमें इकाई अंक क्या है 7 है। ठीक है, 7 है। अब लिख लेते हैं हम उनको, 5 की पावर 1 गुना 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना 0 आया है, 0 आया है जिस कारण से हम क्या करेंगे 4 ही इसका पावर बन जाएगा, और गुना 7 की पावर 1। ठीक है, अब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। अब 5 को गुना 6 के साथ, क्योंकि 16 और 6 में आपको इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, तो 6 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, गुना 7, तो 7 को 0 के साथ गुना कर 0 0, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या निकल कर आ गया, आपका आंसर 0 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से घात वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को आप एक कॉपी में सॉल्व करके देखिए जिनसे कि आपको और अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम घात वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए अपने कॉपी पर बनाकर देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। ये दोस्तों अब हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में वर्ग व घन पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उनको देखते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे ताकि आपको जिस कॉन्सेप्ट का हम आपको सूत्र बताएंगे उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो पहला कॉन्सेप्ट है उनमें से आपका प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, उनमें आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। वर्गों का योग का जो सूत्र होता है क्या होता है, n कोष्टक में रहता है n+1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटे में 6 रहता है। बहुत ही आसान सूत्र है, आप 2-3 बार लिख लेंगे तो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा।
ठीक है। अब चलिए इनके क्वेश्चन करते हैं, इन सूत्र की सहायता से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है एक स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहेगा, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर। ठीक है, करते करते यहाँ पर कहाँ तक चले हैं हम, प्लस 60 स्क्वायर तक चले हैं। ठीक है, यहाँ तक चले हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो यहाँ पर एन है वो एन क्या होगा, आपका अंतिम अंक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक आपका यहाँ पर 60 है, तो 60 एन बराबर क्या लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर आपका एन लिखा है वहाँ पर हम एन की मान को रख देंगे 60, 60 प्लस 1, 2 गुना 60 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, ये लिख दिए। 60 गुना 61 गुना 6 दूना 120 प्लस 121, ये हो जाएगा। ठीक है, 6 को 60 से भाग करेंगे तो आंसर 10 आएगा। 60 गुना 61 गुना 121। ठीक है, 60 को 10 से गुना करेंगे तो 6 को 10 आएगा गुना 121। जब हम 610 को 121 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 73,810 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इनका मान निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इनका। अगला क्वेश्चन है कि प्लस में रहेगा एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर प्लस कहाँ तक गए हैं, 90 स्क्वायर का हमें योग बताना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो आपका 90 है वो क्या है, यहाँ पर अंतिम अंक है, तो अंतिम अंक यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 90 हो। अब जहाँ जहाँ पर आपको एन लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर आपको 90 लिख देना है। 90 लिख दीजिए, 90 कोष्टक में 90 प्लस 1, फिर 2 गुना 90 प्लस 1 बटे 6, ये है। ठीक है, अब 90 गुना 90 में एक जोड़ेंगे तो 91 गुना 9 दूना 18 यानी कि 180 प्लस 1 181। ठीक है, इतना होता है। अब हम क्या करते हैं, 6 को जब हम 90 से भाग करेंगे तो 15 बार में करता है। 15 गुना 91 गुना 181 करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाता है, 2,47,065 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर डेट करते हुए कहाँ तक गए हम, 20 स्क्वायर का योग हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना का योग हमें निकालना है। अब इस वाले क्वेश्चन में करना क्या रहता है, सबसे पहले छोटी संख्या कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का माइनस करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ पर चलेंगे, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर डेज करते हुए हम कहाँ तक चलेंगे, 20 स्क्वायर तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पास 20 स्क्वायर है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर हमें एक स्क्वायर दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर के बाद हमें कहाँ तक चलना है, यहाँ कहाँ, ये क्या किस संख्या से शुरुआत हुआ है, यहाँ पर 15 से शुरुआत हुआ है, तो हमें 15 से एक कम चलना है। 15 से एक कम यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट टाइम यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा एक बार और ना। देखिए एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर डेज करते हुए कहाँ तक चलना है, 20 स्क्वायर तक चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें फिर यहाँ तक चलना है, यहाँ तक लिख लीजिए एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर डेज करते हुए अब यहाँ पर 15 है, 15 तक हमने क्वेश्चन में दिया है, 15 को हमें एक कम चलना है, 15 से एक कम यानी कि 14 स्क्वायर तक हमें चलना है। तो इसमें अंतिम अंक की बात किया जाए तो n बराबर 20 हो जाएगा, इसमें अंतिम अंक n बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें रख देना है, तो 20 प्लस 1 2 गुना 20 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करना है आपको ना, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। 14 कोष्टक में 14 प्लस 1 2 गुना 14 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान आएगा 70 गुना 41, ये आ जाएगा, माइनस 7 गुना 5 गुना 29, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब 70 में 41 का गुना करेंगे तो आपका आंसर 2870 आएगा, फिर माइनस कर लेंगे। जब हम 7 का गुना 5 के साथ 5 गुना 29 के साथ करते हैं तो आपका आंसर 1015 निकल कर आएगा। जब हम 2870 में 1015 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 1855 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसको और से समझते हैं, जैसे कि आपके सामने है ये 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डेज करते हुए प्लस 20 स्क्वायर को आपको यहाँ पर योग बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कहाँ तक जाना है, छोटे संख्या को लेना है, छोटे संख्या यानी कि 20 तक जाना है। एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर डेज करते हुए आपको 20 स्क्वायर तक जाना है, फिर माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। फिर आपको इन संख्या को दोबारा यहाँ पर लिख देना है, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस डेज करते हुए कहाँ पर से संख्या शुरू हुआ है, 11 से शुरू हुआ है,
तो 11 शुरू होते यानी कि एक कम चलेंगे, तो एक कम यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें बात करते हैं अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या इनमें 20 हो जाएगा, n बराबर, इसमें अंतिम संख्या n बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब n का मान हम जहाँ जहाँ पर लिखा है वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाइए 70 गुना 41 माइनस 5 गुना 11 गुना 7। ठीक है, जब हम 70 को 41 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 2878 आएगा, उसके बाद माइनस कर देंगे। जब हम 5 को गुना 11 से 11 गुना 7 से करेंगे तो 385 आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जब हम 2878 में 385 का माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 2485, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है, आपका अगला कॉन्सेप्ट है सम संख्या का वर्गों का योग है। ठीक है, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान सूत्र है। n कोष्टक में n+1, फिर दूसरे कोष्टक में रहेगा n+2 बटे में आपका 6 रहेगा। बहुत ही आसान सूत्र है। ठीक है, क्या है आपका वर्गों का योग, सम संख्या का वर्गों का योग निकालना है यहाँ पर। तो प्रश्न सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश डैश करते हुए आपको 20 स्क्वायर का योग बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए अंतिम अंक क्या है आपका, अंतिम संख्या यहाँ पर 20 है, तो अंतिम अंक यानी कि n बराबर 20 हो जाएगा। अब इस मान को हमें यहाँ पर रखना है 20, 20 + 1, 20 + 2 बटे 6, 20 21 हो जाएगा, फिर गुना, फिर 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, जब 6 को हम किससे भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 दहम 20, 2 तिया 6, 7 तिया 21, कितना होता है 7 ते 21, 7 आ जाएगा। 7 को 10 से गुना करेंगे, 7 दम 70 गुना 22, 70 को 22 के साथ गुना करेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर 1540 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश डैश करते हुए 30 स्क्वायर का हमें क्या बताना है, योग बताना है। अब यहाँ पर देखिए तीर जो है क्या है, इसका अंतिम अंक है, अंतिम अंक यानी कि n बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें n की जगह पर 30 लिखना है, 30 लिख दीजिए। 30, 30 + 1, 30 + 2 बटे 6, 30 गुना 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 बटे 6। ठीक है, भाग कर दे दीजिए यहाँ पर, 5 छक्का 30, कितने बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 31 पे 5 गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी कि 155 गुना 32 हो जाएगा। 155 को 32 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर 4960 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर 4960 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम विषम संख्या के वर्गों का योग किस प्रकार से निकालते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है आपका, इसके लिए भी सूत्र वही रहेगा। ठीक है, जो आपका विषम सम संख्या का सूत्र था, क्या सूत्र था, n+1 था, n+1 और n+2 था, और बटे में आपका 6 था। यही सूत्र आपके किसके लिए भी रहेगा, यही सूत्र जो है आपके विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए भी रहेगा। ठीक है, वहाँ पर सम संख्या रहता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ आपका विषम संख्या रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर विषम संख्या देखने को मिलेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश डैश करते हुए कहाँ तक चलना है, आपको 25 स्क्वायर का योग बताना है। ठीक है, अब ये जो है आपका 25 जो है अंतिम संख्या है, तो n बराबर क्या लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। जहाँ जहाँ पर आपको n दिख रहा है वहाँ पर आपको 25 को लिख देना है। 25 लिखेंगे, 25 + 1, 25 + 2 बटे 6, 25 गुना 26 गुना 27 बटे 6। ठीक है, जब इनको भाग करेंगे तो 25 गुना 117 आएगा। जब 25 को 117 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 2925 ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश करते हुए हम कहाँ तक गए, 30 स्क्वायर का हमें योग बताना है। ठीक है, अब 30 क्या है यहाँ पर, 30 जो है आपका अंतिम संख्या है, तो n बराबर हम 30 लिख लेंगे। ठीक है, सूत्र में मान रख देंगे, मान रख दीजिए 30, जहाँ पर सभी जगह पर 30 लिख देंगे, n की जगह पर 30, 30 + 1, 30 + 2 बटे 6। ठीक है, 30 गुना 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। ठीक है, बटे 6 ये हो जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम 155 में 32 को गुना करेंगे तो आपका आंसर 4960 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से विषम संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप एक बार अपने कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके विषम संख्या के वर्गों का योग। अब बात करते हैं हम विषम संख्या के घनों का योग किस प्रकार से होता है। ठीक है,
तो विषम संख्या घनों का योग के सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या सूत्र होता है, एन प्लस वन रहेगा। ठीक है, एन प्लस वन और बटे 2 रहेगा और इसका पूरा कोष्टक का पावर 2 रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सूत्र है। एन प्लस वन बटे 2 और पूरे कोष्टक का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। घनों का योग बोला है ना यहाँ पर, तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डैश डैश करते हुए हमें 30 की पावर 3 में घनों का योग बताना है आपको। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगी, इसमें 30 हो जाएगा, तो n बराबर हम 30 लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है आपका, n प्लस 1 बटे 2 इसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें n की जगह पर 30 लिखना है। 30 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, 30 गुना 31 बटे 2। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 15 बार में कट गया। 15 गुना 31, 31 पावर 2। जब इनको गुना करेंगे, 15 को 31 गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 465 आ जाएगा। ठीक है, जब 465, यहाँ पर देखिए 465 को 465 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 2,16,225 ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर भी बीच वाली संख्या को दे दिया था, यहाँ पर बीच वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे हम, एक की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस हमें कहाँ तक जाना है, 20 की पावर 3 तक जाना है, फिर माइनस कर देना है, फिर इन संख्याओं को जैसा का वैसा लिख देना है, फिर डैश डैश करते हुए कहाँ आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 में कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो लास्ट में अब कितना लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक आपका 20 है, तो n बराबर 20 लिख लेंगे। इसमें अंतिम अंक क्या है आपका, n बराबर 9 है, तो n बराबर 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब सूत्र में मान को रख देना है, मान को रख दीजिए। तो 20 प्लस 1 बटे 2 की पावर, ठीक है, 2 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 1 बटे 2 इसकी पावर कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुना 21 और 9 गुना 10 बटे 2। अब हमें क्या भाग करें, कितने बार में जाएगा, 10 गुना 20 ये हो जाएगा की पावर 2 माइनस ये इससे भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 पंचे 45 ये। ठीक है, अब यहाँ पास जब हम 10 को 21 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, 210 आएगा। इसकी पावर कितनी है, 2 है, माइनस जब 9 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 आएगा। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो आपका आंसर 44,100 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, 45 से 45 को गुना करेंगे तो आपका आंसर 2025 ये आ जाएगा। ठीक है, जब हम 44,100 में 2025 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 42,075 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम संख्या पद्धति में देखते हैं नंबर सिस्टम में श्रेणियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा जो आपका समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी श्रेणी में दो लगातार पदों का जो अंतर होता है अगर वह एक समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके सामने क्या लिखा है, 1, 4, 7, 10, 13, 16 ये लिखा है। अगर हम 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 4 में हमें 3 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, एक समान अंक प्राप्त हो रहा है, मतलब इसमें 3 जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसी श्रेणी में दो लगातार पदों का जो अंतर है वो एक समान है, मतलब इसमें जो पदों का जो अंतर है वो एक समान है। जैसे कि 3 और जब हम 4 में 1 घटाएंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आया। उसी प्रकार अगर हम 7 है, 7 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर 3 आएगा। तो इन दोनों बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 3 ही का अंतर आ है। मतलब इनके बीच दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो एक समान है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके समांतर श्रेणी। अब बात करते हैं हम सर्वांतर किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी के पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, इसे हम डी से शो करते हैं। अभी हमने देखा है कि जैसे कि 7 है, 7 और 4 इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। प्रथम पद को हम ए से शो करते हैं, सर्वांतर को हम डी से शो करते हैं, प्रथम पद को हम ए से शो करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस पद में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका ए है, ए बराबर 1 हो जाएगा, ए बराबर 1। और सर्वांतर 1 और 4 के बीच कितने संख्या का अंतर है, केवल 3 का अंतर है, तो 3 हो जाएगा इनके बीच का सर्वांतर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर की बात हो गई।
अब हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद किस प्रकार से निकाला जाता है। nवां पद जो है किस प्रकार से निकालते हैं ये देख लीजिए। nवां पद निकालने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। nवां पद के लिए an प्लस ए प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये आपका सूत्र होता है जहां पर जो आपका an है वो क्या होता है, अंतिम पद को व्यक्त करता है, या फिर अंतिम पद को हम क्या लिख सकते हैं, l से भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं। समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम पद की। तो देखिए इस श्रेणी में प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। और इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है ये देख लीजिए। जब 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो सर्वांतर d बराबर आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसका nवां पद यानी कि अंतिम पद क्या है, 10 है। हमें nवां पद याद करना है, तो nवां पद यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा आपका, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखिए आपको सूत्र में मान रखना है। a की जगह पर 4 रखेंगे, n की जगह पर 10 रखेंगे और d की जगह पर 3 रखेंगे। रख दीजिए a 10 बराबर 4 प्लस 10 माइनस 1 गुना 3। ठीक है, 4 प्लस जब 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 गुना 3 ये आ गया। 4 प्लस 9 तिया 27 होता है। ठीक है, जब 4 में हम 27 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां पद क्या हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से nवां पद निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम समांतर माध्य के लिए किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, a बराबर a प्लस बी बटे 2, ये आपका सूत्र होता है। प्रश्न करते हैं, इनका समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। आपको 5 और 9 के समांतर माध्य ज्ञात करना है। 5 और 9 के बीच आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र बहुत ही आसान है, a प्लस बी प्लस 2 ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो हमने क्या कर लेते हैं, 5 को हमने a मान लिया और 9 को हमने b मान लिया। इनको आपस में जोड़ेंगे, 5 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना, 14 आएगा। 14 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को और से समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर हमने a बराबर इनको मान लेंगे और b बराबर हम इनको मान लेंगे। ठीक है, इनको a प्लस बी बराबर 2 आपका समांतर माध्य का सूत्र होता है। इस सूत्र में इनको मान को रखेंगे तो यहाँ पर 3xy जो है प्लस में है और 3xy जो है माइनस में है। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या कब बन जाएंगे आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 आपके ये बच जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है आपके क्या हो जाएंगे, समांतर माध्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग किस प्रकार से निकालते हैं इसको देखेंगे। तो सूत्र होता है आपका n पदों का योग बराबर एस बराबर n बटा 2 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए इनको हम एग्जाम्पल समझते हैं। इन सूत्र में मार रखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 के 17 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना था। बाकी क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर देखिएगा nवां पद आपको ज्ञात करना था। तो nवां पद के लिए सूत्र आपको ये रखना था, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले देखिए 7, 4, 10, 13 में प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। सर्वांतर 4 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो d बराबर 3 लिख लेंगे। ठीक है, पदों का योग कितना है, यहाँ पर पदों का योग कितना है, 17 है, तो 17 लिख लेंगे n बराबर। अब इन मान को हमें कहाँ पर से रखा है ना है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रखना है तो रख देंगे मान को। ठीक है, तो n बराबर कितना है दोस्तों आपका 17 है, तो 17 बटा 2 हो जाएगा। 2 गुना a का मान कितना 1, तो 2 गुना 1 और n बराबर 17, तो 17 लिख लेंगे गुना 7 और 3 के बीच मतलब 7 और 4 के बीच का अंतर कितना था, 3 था, तो 3 इसका सर्वांतर है, तो d बराबर 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको आपस में गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 17 में 1 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा, गुना 3 ये हो गया। ठीक है, जब हम
16 को 3 के साथ गुना करेंगे, 16 × 48 होगा, 8 + 48 ये हो गया। 8 में 48 को जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 56 को 2 से भाग करेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 28 बार में कट जाएगा। अब 28 को हम 17 से गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 476, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन इनको और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ प्रथम पद a बराबर 17 है। सर्वांतर 15 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 8 है, तो d बराबर हम 8 लिख लेंगे। अंतिम पद कितना दिया है? 87 दिया है, तो an बराबर क्या लिख लेंगे? हम 87 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर हमने बताया था कि अंतिम पद हम an भी लिख सकते हैं या फिर हम अंतिम पद l भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। an बराबर n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an बराबर कितना दिया है? 87 दिया, तो 87 लिख लेंगे। बराबर a बराबर 7 और 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आपको n निकालना है। ठीक है, अब देखिए 8n बराबर 87 माइनस 7 प्लस 8। 87 में 7 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 80 आ जाएगा। 80 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको n का मान निकालना है, तो 8 को इस ओर पक्षांतर करेंगे। n यहाँ पर मतलब 8 जो है गुणा में है, उस ओर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो 8 11 88, तो इस n का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 88 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब n पदों का योगफल के सूत्र में इस मान को रखेंगे, रख दीजिए। n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। ठीक है, n का मान कितना है? यहाँ पर 11 है, तो n की जगह पर 11 लिख लेंगे। a का मान कितना? 7 था और d के मान कितना था? 8 था। ठीक है, 11/2 कोष्टक में है, 7 दूना 14, 14 लिख लेंगे, प्लस 10 में 8 को गुना करेंगे तो 80 आएगा। 11/2 14 में 8 80 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करें, कितने बार में जाएगा? 2 चौके 8, 2 फत्ते 14, यानी कि 47 बार में जाएगा। 47 को 11 के साथ गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 517, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और इनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कौन कौन से टाइप से बनते हैं आपके एग्जाम में? साधारण संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि लसापा और मसापा निकालना है। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है। छोटी से छोटी संख्या से बड़ी संख्या का आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, घंटी वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम देखेंगे साधारण संख्या का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसापा और महत्तम समापवर्तक यानी कि मसापा किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए मतलब इनका क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, एलसीएम क्यों कहते हैं इसको? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें से एल, इसमें से सी और इसमें से एम क्या बन जाएगा? आपका एलसीएम बन जाएगा। उसी प्रकार से महत्तम समापवर्तक यानी कि मसापा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये वाला। ठीक है, तीन में से एच सी और एफ मिलकर क्या बन जाते हैं? आपका एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बचपन से निकालते आए होंगे, बचपन वाली विधि है। 12 और 10 का निकालना है, पहले 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, फिर 2 तिया 6, फिर 5 को एजिटीज लिख देंगे, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5। इन संख्याओं को जो संख्या प्राप्त हो उनको आपस में गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया? आपका 60 निकल कर आ गया। अब चलिए दोस्तों हम देखेंगे एलसीएम व एचसीएम के मध्य अंतर क्या होता है। अंतर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है वो आपका एलसीएम कहलाता है। मतलब एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, 12 और 10 का हमने एलसीएम निकाला है। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ? एलसीएम में 60 प्राप्त हुआ है। अब देखिए 60 प्राप्त हुआ है, अगर हम 12 को 60 से भाग करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। अगर हम 60 को 10 से भाग करेंगे तो भी 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दी संख्या से पूर्णतः ये संख्या मतलब 12 भी और 10 भी, ये जो है दोनों जो है आपके 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहे हैं। ये आपके हो गए एलसीएम। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, कि एचसीएफ होता क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः से विभाजित करती है, वह आपके एचसीएफ होते हैं। मतलब एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि उनको पूरी तरह से काट दे।
तो हम सबसे पहले देखते हैं, हम इनको निकालने के लिए आपको 3 विधि बताएंगे, ठीक है। आपको जो विधि सरल लगे आप उनसे बना लीजिएगा, ठीक है। 16 और 36 का आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहला विधि में आप देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। तो 16 का गुणनखंड पहले 16 को करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, ठीक है। ये संख्या प्राप्त हुआ 16 का। जो गुणनखंड प्राप्त हुआ उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हम 36 का गुणनखंड निकालेंगे, 18 दूना 36, 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9, 3 एक कम 3। जो भी गुणनखंड प्राप्त हो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, देखिए 16 का गुणनखंड प्राप्त हुआ है और 36 गुणनखंड प्राप्त हुआ है। दोनों में देखिए कौन कौन सी संख्या जो आपस से मिल रही है, सेम कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 2 मिल रहा है, यहाँ पर इसमें 2 है इसमें 3 है, ये नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है इसमें 3 है, ये नहीं मिल रहा है, इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम नहीं लिखेंगे। कौन कौन सी संख्या मिली है आपको, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, दोनों को लिख लीजिए। 2 दूना 4। तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, मतलब इसका जो एलसीएफ है, एलसीएफ इस तरह से कितना निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो 4 है ना, 4 जो है आपका 36 को पूरी तरह से काट देगा और 4 जो है 16 को पूरी तरह से काट देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 16 और 36 का जो एलसीएफ है वो कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। ये तो आपका प्रथम विधि हो गया। अब चलिए बात करते हैं हम सेकंड विधि। सेकंड और 36 को जब साथ में लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे 2 अट्ठे 16, ठीक है, 18 बार में जाएगा, फिर 4 और 9 बार में जाएगा, फिर 2 और 9 बार में जाएगा, फिर 1 और 9 बार में जाएगा, फिर 1 और 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब जो जो संख्या प्राप्त हुई है इन संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3, ये हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 3 गुना 3, इन संख्याओं का आपस में जोड़ा प्राप्त हुआ है, तो जोड़ा को लिख लेंगे 2 3 व 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हमें ऐसे संख्या का चुनाव करना है जो दोनों संख्या को काट देती है। जैसे कि आपके सामने 16 है और जब हम 16 को 2 से भाग करेंगे तो 16 को भाग करें कितने बार में जाएगा, 8 बार में कट जाता है। उसी प्रकार से 36 है, 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 18 बार में कट जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 को अगर हम 16 के साथ भाग करेंगे तो 16 के साथ नहीं कटेगा। अगर हम 3 को 36 के साथ भाग करेंगे तो 3 के साथ कट जाएगा, लेकिन 16 के साथ नहीं कटेगा, जिस कारण से हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसके साथ हम गुणा नहीं करेंगे। हमें किनके साथ गुणा करना पड़ेगा, जो 2 और 2 फिर कट रहे हैं तो 2 और 2 गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4। तो इस प्रकार से एचसीएफ इनका 4 निकल कर आ जा रहा है। देखिए दोनों विधि में इनका आंसर कितना 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 को जब हम भाग करेंगे तो 4 भी जो है आपका 16 को भी पूरी तरह से काट देगा, 36 को पूरी तरह से काट देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का एलसीएम 4 आ गया। अब देखते हैं तीसरा विधि जो है आपका भाग विधि है। भाग विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या का भाग देकर भाग हमें तब तक देना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या यहाँ पर 36 है, सबसे छोटी संख्या 16 है। 16 को भाग करेंगे, भाग कीजिए, 16 दूना 32, क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब जो है आपका 16 है, 16 क्या था, भाजक है। भाजक को हम क्या करना है, भाज्य बना लेना, भाज्य बना लेंगे। और जो 4 आपका शेषफल प्राप्त हुआ है यहाँ पर, शेषफल को हमें क्या बनाना है, यहाँ पर भाजक बना लेना है। 4 चौको 16 होता है, 4 चौको 16 यानी कि पूरी तरह से कट गया। तब इस स्थिति में क्या आ गया, जो आपका 4 यानी कि भाजक है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस 3 विधि से आप बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, हम इनके क्वेश्चन करते साथ में तीनों विधि को देखेंगे। 9, 27, 54 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम पहला विधि अपनाएंगे, 3 तिया 9, 3 निया 27, 18 तिया 54 होता है। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 है, एक जो है आपका जो 9 है, 27 है और 54 तीनों को काट देगा। 3 जो है भी आपका 9, 27 और 54 तीनों को काट देगा। लेकिन जो 36 है, मतलब 6 है, यहाँ पास 6 जो है आपका सिर्फ 54 को काटेगा, बाकी संख्या को नहीं काट पाएगा, जिस कारण से हम इनको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो जो आपका आंसर आया है 3 तिया 9, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं इनको, अगर हम गुणनखंड करेंगे 9 गुणनखंड करेंगे 3 3 9 प्राप्त होगा, ठीक है। 27 करेंगे तो 3 जो है 3 बार प्राप्त होगा। अगर 54 का करेंगे तो 3 जो है 3 बार प्राप्त होगा और गुना 2 प्राप्त होगा, ठीक है। देखना ये है तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, 3 को लिख लेंगे। यहाँ पर भी देखिए तीनों में 3 मिल रहा है तो 3 को लिख लेंगे। लेकिन इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि तीनों में जो संख्या मिल रहा है उनको हम लिख रहे हैं ना। तो 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो इससे आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यह तो आपका दूसरा विधि हो गया। अगर हम तीसरी विधि की बात करें तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है 54 और सबसे छोटी संख्या देखना है हमें 9। अगर हम 9 को 54 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से 9 छक्का 54, तो 9 जो है इस स्थिति में आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इनके क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनका। 9, 18, 21 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। 3 का अब क्या करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 3 7 21। 3 जो है दोस्तों आपका 3 को 9 को काट देगा, 18 को काट देगा और आपका 21 को काट देगा। लेकिन जो आपका 6 है, 6 सिर्फ 18 को काटेगा, ठीक है। 7 जो है आपका केवल 21 को विभाजित करेगा, लेकिन जो आपका 3 है वो तीनों को विभाजित करेगा, जिस कारण से हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तब आपका एचसीएफ कितना निकल कर आ जाता है, 3 निकल कर आ जाता है, ठीक है। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए तीनों में सिर्फ 3 जो है कॉमन मिल रहा है, तो इस तरह से एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम भाग विधि देखेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग करना है। भाग करेंगे 9 दूना 18, शेष पर 3 प्राप्त होगा, ठीक है। अब जो 9 आया है उसको हम फिर से भाग करेंगे, 3 3 9 कट गया 3 बार में, तो 3 जो आपका भाजक है यही जो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला विधि ये है और दूसरा विधि ये है। सबसे पहले हम पहला विधि देखते हैं। बचपन में हम इसको बनाते आए हैं। 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 12 प्राप्त हो गया, 3 4 6 प्राप्त हुआ, फिर 3 2 3 प्राप्त हुआ, फिर 3 1 3, फिर 1 1 प्राप्त हो गया, ठीक। अब जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है उन संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तब आपका जो लघुत्तम समापवर्तक है कितना हो गया, 48 प्राप्त हो गया। अगर हम दूसरी विधि की बात करेंगे, वह बड़ी संख्या हमें सबसे पहले चुनना है, बड़ी संख्या का। अब देखना यह है कि जो आपका बड़ी संख्या है वह सभी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। जो बड़ी संख्या क्या है, 24 है, 24 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 48 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब देखिए 48 जो है दोनों से कटेगा क्या, जो बची हुई संख्या है उससे कटेगा क्या, देख लेते हैं। कट रहा है, 12 चौके 48 होता है, 16 3 48 होता है। तो इस स्थिति में जो आपका 48 है, 48 जो है क्या हो जाएगा, आपका एचसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 39 78 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 2 13 और 3 प्राप्त होगा। इनको आपस में गुना करेंगे, 13 3 39 होता है, 13 3 39, 39 दूना आपका 78 ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये तो आपका पहला विधि हो गया, लेकिन दूसरा विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इनको देखना है, सबसे बड़ी संख्या का आपको चयन करना है। सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है, 78 है, ठीक है। अब 78 को देखना है कि आपका 13 से कट रहा है और 39 से कट रहा है। तो देखिए अगर 13 से हम इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा, 13 छक्का 78, 6 बार में कट गया। अगर हम 39 को 2 से मतलब 78 को 39 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तब इस स्थिति में जो आपका एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप दोनों में से किसी एक विधि के द्वारा आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम टॉपिक नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। भिन्नों का लसा और मसा किस प्रकार से निकाला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। भिन्नों के 2 हिस्से होते हैं, एक आपका अंश होता है और एक आपका हर होता है, ठीक है। जिनमें से हम ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। अगर आपके सामने 4/5 है तो हम इसमें से ऊपर वाली संख्या यानी कि 4 को अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या यानी कि 5 को हम हर कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए भिन्नों का लसा किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आपका सूत्र याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको भिन्नों का लसा निकालने के लिए बोला जाए तो ऊपर में अंश में आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है, और नीचे में यानी कि हर में आपको मास निकालना है। बराबर समझ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोला जा रहा है,
तो अंश में आपको ल सा निकालना है और हर में आपको म सा निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको भिन्नों का म सा निकालना है, म सा निकालना है तो क्या कीजिएगा, ऊपर में आपको यानी कि अंश में आपको म सा निकालना है और हर में आपको ल सा निकालना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है तो ऊपर में आपको यहाँ पर देखिए ल सा है, ल सा, ठीक है। तो अंश में पहले आपको क्या निकालना, अंश में आपको ल सा निकालना है, ल सा, ठीक है। और नीचे में आपको एचसीएफ निकालना है, तो ल सा निकालेंगे, निकालिए। 3 7 8 का पहले आपको ल सा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका सूत्र क्या था, भिन्नों को अगर ल सा निकालने के लिए बोला जाए तो ऊपर में अंश का आपको सबसे पहले ल सा निकालना है और हर का आपको म सा निकालना है, ठीक है। तो ल सा निकालेंगे, 3 7 8 का ल सा निकालिए तो कितना आ जाएगा, इनको आपस में गुना करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो 24 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 करेंगे, ठीक है। तो हमें जब 24 को 7 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। तो 168 यहाँ पास आ जाएगा। ये क्या है, आपका एलसीएम है, एलसीएम है, ठीक है। 168 जो है आपका एलसीएम है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब नीचे में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 5 10 15 में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है। भाग करेंगे कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो जो आपका भाजक है तो वही वो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 168/5 आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 7/20 21/30 42/40 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पास आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर में आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे में आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। नीचे में आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपको एचसीएफ निकालना है। 7 21 और 42 में सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, 42 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 है। 5 6 42 कितने बार में कट गया, 7 बार में कट गया। तो जो आपका भाजक है वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 जो है आपका एलसीएफ ये हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 24 गुना 5 है, एलसीएम निकालेंगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में आपको क्या लिख देना है, 120 लिख देना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 7/120 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके आंसर को निकाल सकते हैं और इनके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम एलसीएम व एचसीएफ में किस प्रकार से छोटे संख्या व बड़े से बड़े संख्या का एलसीएम निकाला जाता है व एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, छोटे से छोटे संख्या ज्ञात करो अगर आपको एग्जाम में कहा जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर आपको बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो ऐसा कहा जाए तो आपको इस स्थिति में महत्तम समापवर्तक या फिर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इन बात को ध्यान रखिएगा। चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14 21 24 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर क्या दिया है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तब उस स्थिति में आपको क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो जो एक संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को आपस में गुना कर दीजिएगा। जब इनका गुना करेंगे यहाँ तक तो हमें 72 प्राप्त होगा। अब 72 को 7 से गुना करेंगे तो 72 को 7 से गुना करने पर 1512 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको छोटे पर छोटे संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36 45 63 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी छोटी से छोटी संख्या बोला जा रहा है तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। निकालेंगे, इन संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 180 आएगा। 180 को 7 से गुना करेंगे तो 1260 आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर दूसरे की। अब आपको क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24 60 84 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो हमने एचसीएफ निकालने के लिए आपको 3 विधि बताया था, उन तीनों में से किसी एक का आप चुन लीजिएगा जो आपको आसानी पड़े, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए
सबसे पहला विधि भाग विधि देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 84 है और सबसे छोटी संख्या आपका 24 है। 24 को 84 से भाग करने पर कितने बार में? 3 बार में जाएगा, शेषफल 12 आ जाएगा। अब जो आपका ये शेषफल आया है 12, उसको हम भाजक बना लेंगे और जो आपका पहले जो भाजक था 24 उसको हम भाज्य बना लेंगे। भाज्य बना लिए, 12 दूना 24, कितने बार में गया? 2 बार में। तो इस प्रकार से हमें इसका HCF 2 प्राप्त हो गया। अब अगर हम इनका गुणनखंड विधि से करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा 12, 30, 42 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 6, 15, 21 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 2, 5, 7 ये आएगा। लेकिन देखिए 2 जो है आपका 24, 60 और 84 तीनों को काट देगा, लेकिन 5 और 7 जो है तीनों को नहीं विभाजित करेगा, जिस कारण से हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 को आपस में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 ही आपका महत्तम समापवर्तक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 18, 12 और 10 को पूरी तरह से विभाजित करती होगी। बड़ी से बड़ी यानी कि आपको HCF निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या चुनना है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 18 है और सबसे छोटी संख्या 10 है। भाग करेंगे, 8 एक बार में जाएगा, शेषफल 8 बच जाएगा। जो आपका शेषफल आए उसको भाजक बना लेंगे और जो आपका पुराना में भाजक था उसे हम भाज्य बना लेंगे। बना लीजिए, कितने बार में जाएगा? 8 एकम 8। ठीक है, शेषफल 2 आया। फिर 8 को हम क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। 2 1 2 चौके 8। तो इस स्थिति में आपका आंसर कितना आ गया? HCF जो है आपका 2 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा विधि देख लीजिए। 18, 12, 10, 2 नहीं 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10। देखिए 9 जो है आपका 18 को काटेगा सिर्फ, 6 जो है आपका 6 को काटेगा, 5 जो है आपका सिर्फ 10 काटेगा। लेकिन 2 जो है आपका 9, 18 हो गया, 12 हो गया और 10 तीनों को पे विभाजित हो जाएगा। तब आपका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा जिससे कि आप अच्छे से और स्ट्रांग हो सके इस टॉपिक्स में। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 व लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तब इस वाले क्वेश्चन में आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सूत्र है, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। ये बहुत ही आसान सूत्र है। अब जहां जहां पर जिसका मान दिया उसको रख दीजिए। प्रथम संख्या कितना दिया? 77 दिया, तो प्रथम संख्या की जगह पर 77 रखेंगे गुना दूसरा संख्या बराबर LCM कितना है? 693। तो LCM की जगह पर 693 और महत्तम समापवर्तक की जगह पर हमें 11 लिखना है। ठीक है, इनको आपस में गुना कर दीजिए। गुना करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 77 जो है दोस्तों गुना में है, उस ओर जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। तो 693 गुना 11 बटे 77, 11 फते 77 5 बार में गया। फिर इसको 5 से भाग करेंगे 7 में, तो 99 बार में ये कट जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 99 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है और लघुत्तम समापवर्तक 108 है। यदि दोनों में से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है और लघुत्तम समापवर्तक आपको 108 दिया है। एक संख्या तो आपको 27 दिया है। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक संख्या आपकी दूसरी संख्या हमने 1 मान लिया है। ठीक है, प्रथम संख्या की जगह पर 27 रखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक की जगह पर हमें 9 रखना है, 108 रखेंगे और महत्तम समापवर्तक की जगह पर 9 रखेंगे। ठीक है, तो 1 से बराबर 27 को उस ओर पक्षांतर करने पर भाग में बदल जाएगा, बटे में बदल गया। तो 108 गुना 9 बटे 27 कितने बार में जाएगा? 3 निया 27, कितने? 3 निया 27 होता है, 3 बार में चला गया। फिर 3 को 108 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, कितना बचा यहाँ पास? 1 बचा, 3 छक्का 18, तो 1 से कमन कितना आ गया? यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गई? आपकी 36 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो संख्याओं का गुणनखंड 1500 है, महत्तम समापवर्तक 10 है, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या का गुणनखंड कितना है? 1500 है, तो LCM का मान कितना दिया? LCM का मान आपको ज्ञात करना है और HCF आपको दिया रखा है। दिया कितना है आपका? 10 है, 10 लिख लेंगे उसकी जगह पर। अब यहाँ पास LCM है। ठीक है, LCM बराबर कर लेंगे, 10 को आप उस ओर पक्षांतर करेंगे तो क्या ये 10 जो है उस ओर जाएगा, क्योंकि गुणा में है, उस ओर जाने पर ये भाग में बदल जाएगा। तो 1500 बटे 10 हो गया। ठीक है, 1500 बटे 10, 0 से 0 कट गया, क्या बचेगा? 150। तो LCM कितना आ गया जी आपका? लघुत्तम समापवर्तक का मान जो है 150 आ गया। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे भिन्न में आपके एग्जाम में किस प्रकार से भिन्न से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए, सबसे छोटा भिन्न बताइए, आरोही क्रम का भिन्न क्या होगा, अवरोही क्रम का भिन्न क्या होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा अंश के मतलब भिन्न के दो भाग होते हैं। एक आपका अंश होता है, दूसरा आपका हर होता है। ठीक है, ऊपर वाले संख्या आपका अंश कहलाता है और जबकि नीचे वाला संख्या आपका हर कहलाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं भिन्नों का सबसे बड़े भिन्न निकालते हैं, किस प्रकार से हम सबसे बड़ा भिन्न निकालते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा भिन्न निकालना है 2/9, 6/11, 3/7, 4/13 और 7/9 में हमें सबसे बड़ा भिन्नों को निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालने का तरीका। जो भी संख्या दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पर, उनमें से जो आपका अंश है 2, 6, 3, 4 और 7, इनमें एक एक जीरो बढ़ा देना, बढ़ा दीजिए तो 2 जो है 20 में बदल जाएगा, 6 60 में, 3 30 में, 4 40 पे और 7 जो है आपका 70 में बदल जाएगा। अब जो आपका संख्या 9 है, 9 को 20 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, 2 को लिख लेंगे। 11 को 60 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 पंचे 55, तो 5 बार में, तो 5 को लिख लेंगे। अगर 7 को हम 30 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, तो 4 बार में जाएगा, तो 4 को लिखेंगे। 13 को भाग करेंगे 40 पे, 13 3 39, तो 3 लिख लेंगे। और 7 को हम 70 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 7 या 63, कितने बार में जाएगा, 7 या 63, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या बोला, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए 2 5 4 3 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपका 7 है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 7/9। सबसे बड़ा भिन्न देखिए दोस्तों 7/9 हो जाएगा। अब देखिए 2 5 4 3 7 में अगर आपको सबसे छोटा भिन्न बताने के लिए बोला जाता है, देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटी संख्या आपका 2 है। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा आपका, 2/9 हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न क्या है, 2/9 है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सबसे बड़ा भिन्न आपको निकालना, मतलब सबसे छोटा भिन्न निकालना इस क्वेश्चन में आपको 7/8, 5/6, 6/9, 12/13 में आपको सबसे छोटा भिन्न निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर में 7 को 70 बना देना है, 5 को 50, 6 को 0, 6 को 60, 12 को 120 बना देना है। ठीक है, मतलब इनमें एक एक जीरो ऐड कर देना है। अब 8 को 70 से भाग करेंगे, कितने, 8 8 64, 8 बार में जाएगा। ठीक है, आपका 9 है, 9 को 60 से भाग करेंगे, 9 छक्का 54, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 13 को हम 120 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 13 नहीं 117, 9 बार में ये चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो देखिए 8 8 6 9 में सबसे छोटा संख्या कौन है आपका, 6 है। तो 6 6 जो किन से मिलकर बना है, 6/9 से मिलकर बना है। तो 6/9 ही आपका यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको सबसे बड़ा भिन्न बोलता तो कौन हो जाता आपका, 9 हो जाता। 9 किन से मिलकर बना है, 12/13 से मिलकर बना है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा आपका, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से बहुत ही आसानी से सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न निकाल सकते हैं। अब देखिए आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं, छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। लेकिन अवरोही क्रम की बात करें, बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका अवरोही क्रम कहलाता है। 1 5 8 15 20 30 55, यानी कि छोटे संख्या से हम बड़े संख्या की ओर जा रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। लेकिन जब हम अवरोही क्रम की बात करते हैं तो बड़ी संख्या 50 30 15 13 10 3 2 1, यानी कि बड़ी संख्या फिर छोटे संख्या की ओर जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा 1/3, 4/7, 2/5 को अवरोही क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले देखना ये होगा कि इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंश में एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। 1 में 1 जीरो बढ़ाएंगे 10, 4 में 1 जीरो बढ़ाएंगे 40 बन जाएगा, और 2 में 1 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 बार में चला जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 को 20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या 3 है। 3 जो है किन से आया है, तो 1/3 से आया। तो 1/3 जो है आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें आपका 5 है। तो 5 किन से आया है, तो 4/7 से आया है।
तो 4/7 को हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका बीच में कौन सा संख्या रहेगा, 4। 4 कौन है आपका, 2/5 से है, 2/5 को हम बीच में लिख लेंगे, 2/5। जिस तरफ आपका मुंह खुला रहता है वो क्या रहता है, सबसे छोटा रहता है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, 1/3 है। सबसे उससे छोटा उससे बड़ा कौन है, 2/5 है। और उससे बड़ा कौन है, 4/7 है। ध्यान दीजिएगा, जिस ओर आपका नोक रहता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा रहता है। जिस ओर मुंह खुला रहता है वो क्या रहता है, सबसे छोटा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आरोही क्रम ऐसा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना, आरोही क्रम बताना है। 4/9, 2/7, 3/8 और 5/10 में हमें आरोही क्रम को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंश में एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। 4 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 40 बन जाएगा। 2 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 20, 3 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 30 और 5 में एक जीरो बढ़ाने पर 50 बन जाएगा, ठीक है। इनको भाग करेंगे, भाग कीजिए। 9 को जब 40 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 7 को 20 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 8 को 30 से भाग करेंगे तो 8 3 24 3 बार में जाएगा। 10 को 50 से भाग करने पर 5 बार में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो आपका हमें देखना ये है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो देखिए, सबसे छोटा कौन है, 2 यहाँ पर है। 2 किन से आया है, 2/7। 2/7 को पहले लिख लेंगे। सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, हो जाएगा आपका 5। 5 जो है किन से आया है, 5/10 है। तो 5/10 को हम लिख लेना है ऐसा, ठीक है। अब देखिए 3 जो है, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। 3 को पहले यहाँ पास लिखेंगे, लिख लीजिए। यहाँ पास 3 जो है किन से आया है, 3/8 से आया है। 3/8 को लिख लेंगे। फिर 4 को लिखेंगे, 4/9, ठीक है। 4/9 ये लिख लीजिए। यहाँ पास आरोही क्रम बोला गया है, मतलब आरोही क्रम कहने का मतलब है जो आपका छोटे से बड़े की ओर जाता है, छोटे से बड़े की ओर जाएगा, वो आपका आरोही क्रम कहलाता है। छोटा कौन है आपका, यहाँ पर छोटा है आपका 2/7 है। फिर 3/8 है, 4/9 है और 5/10। यहाँ पास 5/10 सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये सबसे, मतलब 5/10 जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है, 2/7 है। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका आरोही क्रम होता है। तो इसका आरोही क्रम में ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से आरोही क्रम और अवरोही क्रम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास आखिर होता क्या है, इसे हम वी बोर्ड मास कहते हैं। वी का मतलब होता है विनिकुलर होता है, ठीक है। इसका मतलब बार। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक होता है। ओ का मतलब ऑफ या फिर का कहते हैं। डी का मतलब डिवीजन जिसे हम भाग कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीपल या फिर गुणा कहते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन जिसे हम जोड़ना कहते हैं। एस का मतलब हो जाता है आपका घटाव, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके क्वेश्चन में बार लगा है बार, तो सबसे पहले आपको बार को हटाना पड़ेगा। बार को हटाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद ऑफ लगा तो आपको, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद हम घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑप यानी कि का मतलब होता है गुना करना, ठीक है। क्या मतलब होता है, गुना करना इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, यहाँ पर 5 का 5/7। 5 का 5/7 मतलब 5 का 5/7 यानी कि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 5 गुना 5/7, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25/7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका। यहाँ पर 15/3 प्लस 7 गुना 2 प्लस 4-5 को सरल करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है क्या बार है, नहीं है, कोष्टक है, नहीं है, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। भाग कीजिए, भाग कहाँ पास है, यहाँ पास है। तो 5 या 15 कितने बार में गया, 3 बार में गया। बाकी जो संख्या लिखो उनको जो को तो लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है। 7 को 2 के साथ गुणा करेंगे, कितना गया, 14 आ गया, 14 लिख लेंगे। जो भी संख्या आया उनको हमें जो कहते हुए लिख देना है। फिर उसके बाद आपको जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 5 में 14 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 23। और उसके बाद घटाना है, 23 में 5 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनके रूल को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 14 प्लस 2 माइनस 3 गुना कोष्टक में है आपका 6/2,
ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोष्टक को हटाएंगे, तो कोष्टक को सबसे पहले हटा दीजिए। उसके बाद आपको ऑप भी नहीं दिया है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग कर दीजिए। भाग करें कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। बाकी जो संख्या ये वाली लिखी इनको जो का तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर जो संख्या है उनको जो का तो लिख देंगे। उसके बाद आपको जोड़ना है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 9 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 9 प्लस 9 भागिते कोष्टक में है 3 गुना 5 माइनस 10 को हमें हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बार नहीं दिया है, कोष्टक दिया है तो कोष्टक को सबसे पहले हटाएंगे, कोष्टक को हटा देंगे। 9 प्लस 9 भागिते 3 गुना 5 माइनस 10 ये है। उसके बाद क्या करना है, आपको भाग करना है। भाग कहाँ पास करना है, यहाँ पास करना है। भाग कर दीजिए। 3 कितने बार में जाएगा, 3 3 9 तो 3 लिख लेंगे। ये जो संख्या, इन संख्या को हमें आप जैसा का वैसा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बचा आपका, 9 प्लस 15 माइनस 10 ये बचा है। फिर आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 9 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24। 24 में फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आपको घटाना है तो घटा दीजिए। 24 पे जब हम 10 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 प्लस कोष्टक में है 3 माइनस फिर कोष्टक में 12 भागिते 4 गुना 3, ठीक है। कोष्टक बंद है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोष्टक को हटाना है। कोष्टक को हटा दीजिए, तो कोष्टक हटाएंगे तो 15 प्लस 3 माइनस 12 भागिते 4 गुना 3 ये हो जाएगा आपका प्राप्त। उसके बाद ऑप नहीं दिया है। उसके बाद हमें करना है सबसे, उसके बाद आपको भाग देना, तो भाग दे दीजिए। 4 को 12 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 बार में जाएगा। 15 प्लस 3 माइनस 3 गुना 3 ये हो जाएगा। उसके बाद आपको गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। 15 प्लस 3, उसके बाद आपको जोड़ना है। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और लास्ट में घटाना है। 15 में 18 में हमें 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को इस रूल को फॉलो करते हुए एग्जाम में, बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो करते हुए इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले जोड़ देते हैं, पहले गुणा कर देते हैं, पहले घटा देते हैं या फिर पहले भाग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इस नियम को पहले ध्यान में रखना होगा। पहले क्या करना होगा, पहले आपको बार देखना होगा, फिर आपको कोष्टक हटाना होगा, फिर आपको ऑफ देखना होगा, फिर भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर आपको जोड़ना है, फिर आपको घटाना है। इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम समय चाल दूरी। समय चाल दूरी आपका अलग नया टॉपिक है। मान के चलिए दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति ये है, उस व्यक्ति की जो चाल है, ठीक है, उस व्यक्ति की जो चाल है वो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। यानी कि वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनके सूत्र को देखिए। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल का सूत्र जो है दूरी बटे समय होता है। अगर आपको दूरी निकालना होता, एक सूत्र याद रहेगा तो आपको बाकी सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल को समय के साथ गुना कर दीजिए। चाल को समय के साथ गुना करने पर दूरी निकल जाएगा। अगर आपको समय निकालना है, तो क्या करेंगे, चाल की जगह पर समय और समय की जगह पर चाल रख देंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल ये हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों सूत्र की सहायता से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको इनमें से अगर ये सूत्र अच्छे से याद हो जाएगा तो आप आसानी से इन दोनों सूत्र को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि आप 100 किलोमीटर 5 घंटे में तय करते हैं तो आपकी चाल क्या होगी। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर चाल ज्ञात करना है। तो दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में, चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी की जगह पर 100 लिखेंगे और समय के स्थान पर हमें 5 लिखना होगा। तो भाग करें कितने बार में जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक कार द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी जो है 10 घंटे में तय हो जाती है तो कार की चाल क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर भी हमें चाल ज्ञात करना है, कार की चाल क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो दूरी कितना है, दूरी जो है 200 किलोमीटर है
और आपको घंटा कितना दिया यानी कि समय कितना 10 घंटा दिया है। तो यहाँ पर चाल निकालना, तो चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है 200, तो 200 लिख लेंगे दूरी के स्थान पर, और समय कितना है 10, तो 10 लिख लेंगे हम समय के स्थान पर। ठीक है, तो 200 से भाग करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चाल निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अब जो आपका किलोमीटर है वो घंटा को मीटर सेकंड में बदलना है। ठीक है, जो आपका किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे 108 को हमें 5/18 में गुना करेंगे, तभी तो वो ना मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा। तो 108 गुना 5/18 हो जाएगा। 18 को जब हम 108 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो 6 पंचे 30, तो 30 जो है किस में बदल गया 30 मीटर प्रति सेकंड में ये बदल गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन से और से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 720 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस करेंगे, तो 720 को हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो जब हम 18 को 720 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 18 चौके 72 होता है। ठीक है, और शून्य शून्य, तो 40 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 200 मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आपके, हमने क्या किया किलोमीटर आपका किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार से बदलते हैं ये देख लिए। अब बात करते हैं हम जो आपका मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है उसको हम किस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बदलेंगे ये देख लीजिए। मीटर प्रति सेकंड को हमें क्या करना है 18/5 से गुना करना है। जब हमने क्या किया, जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा को हमने जब मीटर प्रति सेकंड में बदला तो उसको हमने किससे गुणा किया था 5/18 से गुना किया था। लेकिन जब आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका है हमें 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको हमें जो अब मीटर प्रति सेकेंड को किससे गुणा करना पड़ेगा 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। जो को 20 4 बार में कट गया, 4 को 18 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। कैसे बदलना है देखिए, 80 को हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। कितने बार में कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा। 16 को 18 से गुना करेंगे तो 288 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में और मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक बस जो है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। तो आपको देख लेना है कि क्या क्या दिया है यहाँ पर चाल दिया है, चाल कितना है 62 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको समय दिया है कितना 9 घंटा दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूरी ज्ञात करना, दूरी का सूत्र रहता है दूरी बराबर चाल गुना समय रहता है। चाल बराबर हमने क्या, चाल बराबर 62 और समय बराबर 9, तो चाल बराबर लिख लेंगे 62 और समय की जगह पर लिख लेंगे 9। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो 558 आ जाएगा। 558 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि दूरी कितना निकल कर आ गया 558 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक कार जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मीटर के साथ हमेशा क्या लगता है सेकंड लगता है और किलोमीटर के साथ हमेशा क्या लगता है घंटा लगता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका मीटर है मीटर के साथ हमेशा सेकंड लगेगा और जो आपका किलोमीटर है किलोमीटर के साथ हमेशा क्या लगेगा घंटा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है आपको चाल दिया, चाल कितना 40 मिनट मीटर प्रति सेकेंड दिया है और समय कितना दिया है 2 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, मतलब जो आपका मीटर रहता है मीटर के साथ हमेशा क्या रहता है सेकंड रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिनट में दिया है तो मिनट को आपको सेकंड में बदलना होगा। बदल दीजिए, तो बदलेंगे 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगी, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएंगे 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो दूरी का आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना है आपका यहाँ पर चाल कितना है 40
और आपका समय कितना 120। जब इसको हम गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 मीटर, ये आ जाएगा 4800 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। ठीक है, कार की चाल कितनी दी हुई है, आपको 40 दिया है और समय कितना दिया 120 मिनट दिया है। अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा लगता है, तो 120 मिनट को आपको घंटा में बदलना होगा। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना है आपका, चाल कितना है आपका 40 और समय कितना है 2 घंटे। जब 40 को 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी जो है 4800 मीटर की दूरी 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में तय करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको समय पूछा गया, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल बराबर, आपको यहाँ पर क्या दिया है दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है 4800 मीटर दिया है। ठीक है, और चाल कितना दिया है, किस चाल से, आपको 24 मीटर प्रति सेकेंड की चाल पे दिया है, तो 24 को नीचे लिख लेंगे। जब 4800 को 24 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक महिला द्वारा 1200 मीटर की दूरी को 40 सेकंड में पार करती है। एक महिला जो है 1200 मीटर की दूरी को 40 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, दूरी दिया है, दूरी दिया है कितना 1200 मीटर, और आपको समय कितना दिया है 40 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो हमें 1200 को 40 से भाग करना पड़ेगा, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड आपको आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बताना है, उसकी चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा 30 को। तो कर दीजिए, कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 18 छक्का 108 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रेनों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है तो अनुपात में, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान रहता है इस तरह क्वेश्चन को बनाना, ट्रिक से आप बना सकते हैं। दो ट्रेनों के चालों का जो अनुपात है वो यदि 4:7 है, तो समय का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो चाल कितना दिया है 4:7 है। अगर आपको समय का अनुपात पूछा है तो 4:7 को उल्टा क्या हो जाएगा 7:4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका चाल दिया है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका समय का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्तियों की जो चालें हैं वो 4:8 है, तो समय का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। क्या 8:7 होगा, 7:8 होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, चाल दिया है, चाल कितना दिया है 7:8 दिया है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 8:7, तो समय कितना हो जाएगा 8:7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जो है, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति घर से दुकान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस दुकान से घर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है। अगर आपको औसत चाल निकालने के लिए बोला जाता है तो औसत चाल का आपका सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2x बटे x प्लस y, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक सब पहले क्या करता है, मतलब पहला वो व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब दुकान जाता है, तो उसको हमने एक सा मान लिया। लेकिन जब व्यक्ति जो है दुकान से वापस अपने घर जाता है उसको हमने वाई मान लिया, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अपने घर जाता है तो उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है 2x बटे x प्लस वाई, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर 20 लिखना है और आपको y की जगह पर 30 लिखना है। तो जब हम x की जगह पर 20 रखेंगे और y की जगह पर 30 रखेंगे, तब 2 गुना 20 गुना 30, इनको आपस में गुना करने पर आपका आंसर 1200 आएगा। जब हम 20 में 30 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, इनको भाग करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको औसत चाल पूछा जाए तो आप इस सूत्र से औसत चाल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।